नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के छठे टॉपिक पे पहुंच चुके हैं और छठा टॉपिक संबंधित है इंडो इस्लामिक कल्चर से। तो इंडो इस्लामिक कल्चर को हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। सबसे पहला पार्ट जो कि आज का वीडियो है उसमें आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या है, उसकी क्या विशेषता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग समझेंगे हिंदी और उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यानी जो वास्तुकला है उसमें आपको भारतीय वास्तुकला का भी विशेषता देखने को मिलेगा और इस्लामिक जो वास्तुकला है उसका भी विशेषता देखने को मिलेगा। आपको पता है 1206 में यहाँ तुर्क मुसलमान दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करेंगे दिल्ली सल्तनत के नाम से, और उसके बाद 1206 के बाद कई भवन जो है या कई स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इन सभी स्ट्रक्चर में कुछ नए विशेषता आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका भारतीय वास्तुकला का भी विशेषता देखने को मिला और इस्लामिक वास्तुकला का भी विशेषता देखने को मिला। और इसीलिए इस भवन को या इस वास्तुकला का जो शैली था उसको एक नया नाम दे दिया गया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या परिवर्तन आया, किस तरह के नए जो स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको भवन जो है उसमें आपको गुम्बद दिखेगा, मेहराब दिखेगा, और आपको इसी तरह से मस्जिद जो है उसका निर्माण दिखेगा, मकबरा है उसका निर्माण दिखेगा। तो जो भी नए प्रकार के भवन इसके बाद बने यानी 1206 के बाद बने उसके बारे में आपको चर्चा करना है। और उसके बाद आपको यह बताना है कि इस भवन को बनाने में कौन कौन से सामग्री का प्रयोग किया गया, जो कि पहले प्रयोग बहुत कम होता था या नहीं होता था। जैसे चूना है, गारा है, जिप्सम है, ये सब का प्रयोग या तो पहले बहुत कम होता था या यहाँ पे नेग्लिजिबल के जैसे यहाँ पे पहले होता था, जिसका प्रयोग जो है 1206 के बाद बढ़ जाता है। आपको देखने को मिलेगा कि पक्की मकानों का संख्या जो है वो आपको 1206 के बाद बढ़ी हुई आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज हम लोग बताएंगे। तीसरा जो पार्ट होगा उसमें हम बताएंगे कि जब भवन बन जाता है तो उसके सुंदरता को बढ़ाने के लिए सुलेख किया जाता था, कैलीग्राफी किया जाता था। तो इस तरह के और भी है ना उनके सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ प्रयोग किए गए, उन सब प्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दिल्ली सल्तनत में जो भवन यहाँ पे बने उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बता देंगे कि कौन कौन सा भवन बना। जैसे कुतुब मीनार हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, ढाई दिन का जोफड़ा हो गया। इस तरह से कई सारे चीज जो है वो दिल्ली सल्तनत में या कई सारे भवन जो है वो दिल्ली सल्तनत में बने थे, उनके बारे में चर्चा कर देंगे। और इस तरह से आज का वीडियो जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज वैसे कोई यहाँ पे हम प्रश्न लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रश्न आता है तो बहुत ईजी वे में आप जो पृष्ठभूमि जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं उस पृष्ठभूमि को लिखते हुए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो आंसर जिस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पैराग्राफ है उसमें तो हम लोग यही बताने का प्रयास करेंगे, पृष्ठभूमि जैसा है तो यहाँ बताने का प्रयास करेंगे कोई भी कला जो होता है, कला के बहुत सारे रूप हैं, नृत्य है, संगीत है, उसी कला में एक कला का जो पार्ट होता है वो वास्तुकला होता है। तो कोई भी कला जो होता है वो अपने समय का सभ्यता, संस्कृति या उस समय के जो लोग हैं उनकी सोच के बारे में बताता है कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरह का वो सोच रखेंगे उसी तरह का वो स्ट्रक्चर क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम लोग मंदिर निर्माण शैली में ही पढ़ते हैं, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो इस तरह से तीनों जो शैली है उसमें कुछ कुछ अपना अपना विशेषता है। तो उसी तरह से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते हुए हम लोग ये समझेंगे कि उस समय का जो राजा थे या शासक थे उनका किस तरह का सोच था और उनका जो संस्कृति था वो कैसे इस वास्तुकला शैली को प्रभावित करता है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जो कला होता है वो क्या होता है, समाज का आईना होता है। जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड जो है भारतीय समाज का क्या है, एक आईना है, कि जो भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं आपको पिक्चर के रूप में बॉलीवुड में भी देखने को मिलता है। तो वही सारा चीज जो है यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए एक एक करके यहाँ पे हम लाइन को पढ़ देते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ समझाने का जहाँ पे आवश्यकता होगा वहां पे आपको समझा देंगे, और इस तरह से ये जो वीडियो है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कला और वास्तुकला अपने समय की संस्कृति का सही अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पे बोल रहा है कला जिसका ही एक फॉर्म है क्या, वास्तुकला। अपना जो समय, अगर हम लोग यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर कोई चर्चा कर रहे हैं या दिल्ली सल्तनत का वास्तुकला के बारे में चर्चा करेंगे तो वो दिल्ली सल्तनत के समय का क्या कल्चर है उसको वो क्या करेगा, अभिव्यक्त करेगा, बताएगा कि है ना दिल्ली सल्तनत के समय वहां के शासक, वहां के जनता किस तरह का सोच को रखते थे। तो इसीलिए ये पहला लाइन लिखा गया है कि कोई भी कला है या कला का ही एक अलग रूप है क्या, वास्तुकला, या उसी का एक पार्ट है वास्तुकला, वो अपने समय का संस्कृति को यानी कि कल्चर को अभिव्यक्त करता है, बताता है कि उस समय के लोग किस तरह से सोच रखते थे। क्योंकि वो उस समाज के मनोभाव और दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है कि लोगों का जो मनोभाव है, मन का क्या भाव है, ईश्वर के प्रति क्या भाव है, वो चीज को वो बताएगा, है ना। दूसरा उनका सोच क्या है, दृष्टिकोण क्या है, वो भी वहां पे बताने का प्रयास करता है वास्तुकला। इसे समाज के विचारों और तकनीकों के दृष्टिगत अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। तो इससे यानी वास्तुकला से समाज का जो है वो सबसे पहले तो विचार प्राप्त होगा और पता चलेगा, और दूसरा तकनीक, टेक्नोलॉजी। जैसे कि हर भवन को निर्माण करने के लिए, भवन जो भी बनता है उसका अलग अलग टेक्नोलॉजी होता है। आप साउथ इंडिया में जाइएगा तो वहां भवन निर्माण का टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। आप पूर्वोत्तर भारत में जाइएगा तो डिफरेंट देखने को मिलेगा। आप अगर उत्तर भारत में कश्मीर में जाइएगा, अगर
कश्मीर में जाइएगा तो वहां का जो भवन बनता है या भवन बनाने का जो टेक्निक है पहाड़ी इलाका में, वो आपको अलग टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पे जो वास्तुकला है वो उस समय के तकनीक को भी बताता है कि किस तरह से वो लोग जो है टेक्नोलॉजी से अपने आप को एक तरह से अवगत किए हुए थे, या उस समय का क्या टेक्नोलॉजी था वो बताता है। भारत में तुर्की शासन की स्थापना कई मामलों में महत्वपूर्ण है। किन किन मामले में महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। उसने कई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के विकास में योगदान दिया। तो किसके विकास में योगदान दिया? तो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में। तो बहुत सारा समाज में परिवर्तन किया गया, आपको सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन भी देखने को मिला था। और दूसरा चीज, राजनीति में कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन या विकास में योगदान देता है। दूसरा, यहाँ पे कला के क्षेत्र में भी नई अभिव्यक्ति को जन्म देते हैं। तो इस तरह से सामाजिक राजनीति तो हमको यहाँ पे पढ़ना ही है, हमको पढ़ना है कला। तो कला के जैसे वो सामाजिक और राजनीतिक में अपना योगदान दिया उसके विकास में, उसी तरह से कला के बहुत सारे जो सेक्टर थे उसमें भी वो क्या करेंगे, उनके डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे। वास्तुकला की जो शैली इस काल में विकसित हुई वह हिंद इस्लामिक शैली के नाम कहलाई। तो कहने का मतलब है कि सारे चीजों में ये डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं भारतीय जो कला है या वास्तुकला है या भारतीय समाज को ये प्रभावित कर रहे थे। तो सभी क्षेत्र को जैसे ये प्रभावित करेंगे तो कला का जो क्षेत्र होगा, आर्ट का जो क्षेत्र होगा, उसको भी प्रभावित करेंगे। और उसी आर्ट का एक क्षेत्र है वास्तुकला, आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं तो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उससे प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि अब यहाँ पे इस्लामिक शासक यहाँ पे अपने आप को स्थापित कर चुके थे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो नया शैली देखने को मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। आगे बोलता है वास्तुकला के मुख्य स्रोत भवन के विद्यमान अवशेष है। उस समय के भवनों के बारे में जानना है तो क्या कीजिएगा, जो उस समय के भवन है उसके जो बचे हुए अवशेष है उसका आप अध्ययन कीजिएगा और उसके बारे में जानिएगा। जैसे कुतुब मीनार के बारे में अगर जानना है तो कुतुब मीनार का आप अध्ययन कीजिएगा। अलाई दरवाजे के बारे में जानना है तो अलाई दरवाजे का अध्ययन कीजिएगा कि किस तरह उसको बनाया गया, वहां पे भवन जो बनाया गया उसमें निर्माण सामग्री किस किस चीज का प्रयोग किया गया या उसको सजाने के लिए क्या क्या चीज का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से कोई भी अवशेष होता है उस अवशेष का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद उस समय के वास्तुकला को समझने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, यद्यपि वह अपने समय की वास्तुकला के प्रचलित तकनीकों और शैलियों को समझने में सहायता प्रदान करता है। तो जो भी उस समय का आर्किटेक्चर होगा जिसको बनाने में जो भी वो लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे वो टेक्नोलॉजी हमको समझ में आ जाएगा, जो शैली होगा वो शैली आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ लेकिन वास्तुकला से संबंधित अन्य दूसरे पक्षों जैसे कि वास्तुकार की भूमिका, जो आर्किटेक्ट होता है जो कि उस भवन को क्या किया, बनाया। तो वास्तुकार का भूमिका नक्शे एवं भवनों का अनुमानित खर्च, कि वो जो नक्शा बनाया गया या भवन जो बनाया गया उसमें कितना खर्च आया, हिसाब को समझने में कम मददगार सिद्ध हुए हैं। तो कोई भी अवशेष होता है तो वो जो है वहां का जो तकनीक है और शैली को समझने में तो बहुत है ना मदद करता है, लेकिन इसके जगह दूसरा अगर हम पक्ष देखें तो वास्तुकार की क्या भूमिका था उसको हमको कम समझने को मिलता है या बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, या नक्शे और भवन के अनुमानित कितने खर्च हुए ये हमको समझ में नहीं आता है ना, या उसका जो हिसाब बनाया या जो भवन बनाने में जितना खर्च आया उसका जो हिसाब है वो हमको समझने में थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इस तरह से कोई चीज हमको बहुत आसानी से समझ में आता है और कोई चीज जो है उस अवशेष से हमको आसानी से समझ में नहीं आता है। तो उन्हीं सब चीजों को यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ है हमें यहाँ पे हम लिखे। अब यहाँ पे देखते हैं नए संरचनात्मक रूप, कि आपको उस समय के जो भवन है उसमें कौन कौन सा नया संरचना जो है वो देखने को मिलेगा। ये इग्नू से हम लिखे हैं, तो इग्नू में जो जो दिया हुआ था तो इग्नू की किताब से डायरेक्ट यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करके लिख के आपको बताने का प्रयास करें। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पे मेहराब और गुंबद देखने को मिलेगा, दूसरा भवन निर्माण की सामग्री और तीसरा जो है साज सज्जा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेहराब और गुंबद जैसे जो नया प्रयोग यहाँ पे किया गया वो देखेंगे। दूसरा, इस भवन का निर्माण करने के लिए या जो भी नया स्ट्रक्चर बना उसको बनाने के लिए किस किस चीज का प्रयोग किया गया। जैसे अभी हम लोग करते हैं ना, ईंट है, बालू है, आपका सरिया है, ये सब का प्रयोग करते हैं, सीमेंट है, उस सब का प्रयोग करते हैं। तो उस समय जब भवन बना तो उसको बनाने के लिए किस किस सामग्री का प्रयोग किया है ये चीज हम लोग समझेंगे। और जब यहाँ पे जब भवन बन जाता है तो हम लोग लगाते हैं ना टाइल्स, मार्बल, इस तरह से बहुत सारा चीज जो है भवन को सुंदरता प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। तो उस समय साज सज्जा के लिए क्या किया गया ये 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया गया, और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल जो है वो समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेहराब और गुंबद जो कि नया स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वास्तुकला में, वो चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो बोलता है उत्तर भारत में पुरातात्विक स्थानों के एवं अवशेषों पर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ASI के ये पहले डायरेक्टर थे। तो इस तरह से यहाँ पे द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट का गहन अध्ययन करने से पता चलता है कि उत्तरी भारत के 13वीं शताब्दी के बाद पक्की इमारतों जिसमें नगरों में स्थित नागरिक भवन भी शामिल है में तीव्र वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण
का सीमेंट के रूप में प्रयोग होना है। तो इस तरह से यहाँ पे इस पैराग्राफ में बस इतना याद रख लेना। अगर ये रिपोर्ट जो है आपको याद रखने रहे तो इस रिपोर्ट को याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बनाया गया था, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट से हमको जब अध्ययन करते हैं, इस रिपोर्ट का जब अध्ययन करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो 13वीं शताब्दी था, कहने का मतलब है 12वीं के बाद 13वीं यानी कि 1206, तो 1206 के बाद जितना भी यहाँ पे भवन बनता है उसमें पक्का इमारत जो है उसका संख्या ज्यादा देखने को मिलता है। और पक्के इमारत का ज्यादा संख्या देखने को मिल रहा है, इसका पीछे रीजन क्या था कि सीमेंट के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जा रहा था, चूना और गारा। तो ये चीज हमको जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम का जो रिपोर्ट है उससे जानने को मिलता है। तो इस तरह से एक चीज विशेषता देखने को मिला कि पक्की इमारतों का संख्या जो है यहाँ पे लगातार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। दूसरा है वैज्ञानिक तरीके से मेहराबों को बनाने के लिए वक्राकार डॉट पत्थर के रूप में पत्थरों और ईंटों को लगाने की आवश्यकता पड़ती थी, जिन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए अच्छे सीमेंट पदार्थ की आवश्यकता होती थी। और यह अच्छा जोड़ने वाला पदार्थ जो होता था चूना और गारा। तो कहने का मतलब है चूना और गारा यहाँ पे नया प्रयोग किया गया या इसका प्रयोग को थोड़ा बढ़ाया गया और पक्की इमारत जो है वो बनने को या बनने का जो संख्या है वो आपको ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो वहां पे बना सकते हैं। इस नई तकनीक के परिणाम स्वरूप तुर्क से पूर्व प्रचलित शैलियों का स्थान वैज्ञानिक तरीके से बनी शैलियों ने ले ली। तो यहाँ पे जो तुर्क लोग आए थे उससे पहले जो यहाँ का जो शैली था या टेक्निक था वो टेक्निक अब समाप्त हो रहा था, या उस टेक्निक के जगह अब नया टेक्निक यहाँ पे क्या कर रहे थे, जगह ले रहे थे। उस चीज को यहाँ पे बताया गया था। जो टेक्निक जो यहाँ पे वैज्ञानिक यहाँ पे तरीके हैं वो कौन सा तरीके थे, स्तंभ और घर्निका, और दूसरा है कदलिका कत करके यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से मेहराब और छतों ने यहाँ पे ले लिया। तो ये जो है अब धीरे धीरे खत्म हो गया और इसके जगह मेहराब और छतों ने इसका जगह ले लिया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। तो क्या चीज पहले था, बाद में क्या चीज आया, ये चीज को आपको थोड़ा सा फोकस करना है क्योंकि इसी परिवर्तन को आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा चीज यहाँ पे कहता है जो पहले शिखर बनते थे, शिखर के स्थान पे अब क्या बनने लगे, गुंबद। जैसे मंदिरों में हम लोग देखते थे शिखर बनता था, लेकिन आप मस्जिद में देखिएगा गुंबद बनता है। तो इस तरह से जो ये लोग जो है जो कि इस्लामिक या तुर्क मुसलमान जो शासक होंगे वो जो नया स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें शिखर ना बना के क्या बनाएंगे, गुंबद। तो ये परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा है मेहराबों के विभिन्न आकार को में बनाया गया, लेकिन भारत में इस्लामिक दुनिया में प्रचलित नुकीले रूप से प्रत्यक्षता ग्रहण किया गया। तो मेहराब जो है वो कई प्रकार के बनाए गए, लेकिन मेहराबों में जो नुकीला मेहराब था उसको यहाँ पे क्या किया गया, अपनाया गया, या एक तरह से कहिए यहाँ पे ज्यादा प्रयोग किया गया। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नुकीले आकार के मेहराब का दूसरा रूप 4 कोने वाला मेहराब यहाँ पे ले लेता है। तो इस तरह से ठीक है 13वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुआ था, तो हो सकता है नुकीले रूप वाला है ना ये शुरुआती चरण था तो वहां पे लिया गया होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है तो बोलता है 4 कोने वाला मेहराब जो है उसका है ना वो जो है अब जगह ले लेता है। उसके बाद बोलता है तुगलक सुल्तानों द्वारा अपने भवनों में प्रयुक्त किया गया यह रूप सल्तनत के अंत तक क्या रहा, प्रचलित रहा। तो यहाँ पे है ना कहने का मतलब थोड़ा सा बस याद रखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले था नुकीले रूप का प्रत्यक्ष ग्रहण किया, यानी नुकीले रूप वाला मेहराब जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से वो क्या करेंगे यहाँ पे प्रयोग करेंगे। बाद में यहाँ पे बोला गया है कि 14वीं शताब्दी आते आते नुकीले आकार के मेहराब का दूसरा जो रूप होता है 4 कोने वाला मेहराब। तो 4 कोने का जो मेहराब होगा उसका वहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा प्रयोग होने लग जाएगा। नुकीले मेहराब बनाना का सामान्य तरीका था केंद्र में कम वजन और इसके ऊपर ईंट का एक परत लगा देना, और इस तरह से ये बनता था। गुंबद के निर्माण के लिए एक छोर से दूसरे छोर का वक्राकार विन्यास को बगली डॉट की मदद से बहुभुजीय योजना में बदल दिया जाता था। तो इस तरह से हम लोग भवन में क्या नया स्ट्रक्चर बना वो देख लिए। अब भवन निर्माण में कौन से सामग्री का प्रयोग किया जाता था इसको देख लेते हैं। पक्की इमारतों में पत्थरों का प्रयोग बहुतायत से हुआ, नींव खुरदरे और छोटे कंकड़ों से भरी गई अथवा उपलब्धता के अनुसार नदियों के चिकने पत्थर का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए जो नींव बनता है, जैसे अभी भी हम लोग बनाते हैं ना, जैसे भवन बनाने के तो सबसे पहले क्या किया जाता था, नींव बनाया जाता है। तो उस नींव में क्या किया गया, जो कंकड़ खुरदरे छोटे होते थे, कंकड़ पत्थर है जो होता था उसको वहां पे भर दिया जाता था। अभी भी उसी तरह से होता है, गिट्टी बालू को हम लोग क्या कर देते हैं वहां पे भर देते हैं। अथवा उपलब्ध यहाँ पे जो नदी का जो चिकना पत्थर होता था उसको डाल दिया जाता था, प्रयोग किया जाता था। जबकि भवनों का जो ऊपरी ढांचा होता था, तो एक हो गया नींव जो गड्ढा खोदे और उसमें इस तरह का जो खुरदरे या छोटे कंकड़ है उसको डाल दिए। अब जब नींव बन गया तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें बोलता है अच्छा पत्थर का
या उबड़ खाबड़ वाले आकार वाले पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ना ईंट जो है, अच्छा जब हम लोग भवन को ऊपर बनाते हैं तो ईंट जो है प्लेन वाला जो ईंट होता है या जो थोड़ा सीधा है ना ईंट होता है उसका हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, और जो भी उबड़ खाबड़ वाला चीज रहता है उसको आना जमीन के अंदर क्या करते हैं डाल देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जब भवन के ऊपर का स्ट्रक्चर बना तो वहां जो पत्थर हुआ वो एक तरह से कहिए वहां पे उबड़ खाबड़ वाला पत्थर का भी थोड़ा बहुत प्रयोग किया गया, लेकिन जो अच्छे पत्थर थे उसका ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था। तो इस तरह से हालांकि दोनों ही तरीके में समस्त भवन की अच्छी तरह से प्लास्टर किया गया। अभी भी देखिए ज्यादातर भवन जो है वो बनाने के बाद वो क्या कर दिया जाता है, प्लास्टर कर दिया जाता है, तो वो जो ईंट है वो आपको वहां पे दिखाई नहीं देता। इसी में आना एक इतिहासकार है पर्सी ब्राउन, वो एक किताब लिखे इंडियन आर्किटेक्चर इस्लामिक पीरियड, उसमें बोलते हैं कि खलजी कालीन भवनों ने में पत्थर को जोड़ने के लिए एक नया तरीका प्रयोग किया गया। इसमें पत्थरों को दो तरह से लगाया जाता था, शीर्ष और फैला। इस शैली का प्रयोग आगामी भवनों में भी किया गया और यह शैली मुगलों की भवन निर्माण तकनीक की विशेषता बनी। तो जो आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ये सल्तनत काल का है, लेकिन ये जो यहाँ पे शैली आया मतलब नया प्रयोग किया गया शीर्ष और फैलाव वाला, उसमें कहता है कि ये जो शैली है आगे जाके मुगलों ने भी इसको क्या कर लेता है, मुगलों के द्वारा भी इसको अपना लिया जाता है। भवनों को प्लास्टर करने के प्राय खड़िया या जिप्सम का प्रयोग किया गया। चूने के प्लास्टर का प्रयोग पानी रिसने वाली जगहों पे किया गया। और पानी रिसने वाली जगह है ना कौन कौन सी थी, तो जैसे छत हो गया, या नील बनाने के लिए जो हौज होता था वो होता था, या कोई नहर हो गया उसमें इसका प्रयोग किया जाता था, नाली का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह का इसमें जो है जहां पे पानी रिसने का चांस होता था उसमें ये लोग चूना का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। बाद में होता है 15वीं शताब्दी के आसपास जब गचकारी कार्य आम प्रचलन में आ चुका था तो दीवारों और छतों का प्लास्टर के लिए खड़िया यानी कि यहाँ पे जिप्सम का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। तो कुल मिला के आपको बस इतना याद रखना है कि उस समय भवन निर्माण सामग्री में जो चूना है, गारा है, इसका प्रयोग ज्यादा हो रहा था। जिप्सम का भी प्रयोग यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा था। चूना और गारा का प्रयोग आपको कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां पानी जो रिसता है वहां पे, मतलब पानी ना रिसे इसलिए वहां पे चूना और गारे का प्रयोग किया जाता था। साज सज्जा के लिए आप क्या करते थे वो देख लेते हैं। तो साज सज्जा के लिए यहाँ पे बोलता है इस्लामी भवनों में साज सज्जा की कला ने इमारत की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के बजाय उसे छुपा दिया। चूंकि प्राणियों के चित्रण को हतोत्साहित किया गया था, यानी प्राणी का जो चित्र है वो लोग बनाते नहीं थे। अधिकांश मामलों में सजावट के कौन कौन से तत्व होते, तो बस इसी को याद रख लेना है कि वो लोग प्राणी जो है उसका जो फोटो है वो नहीं बनाते थे या स्ट्रक्चर नहीं बनाते थे, बल्कि सुलेख है, ज्यामिति है और फूल पत्ती तथा बेल बूटों तक ही वो क्या करते थे, अपने आप को सीमित रखते थे। अब एक एक करके सबको समझा देना और इस तरह से ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। बोलता है इस समय के भवनों के साज सज्जा की कला में सुलेखन का एक महत्वपूर्ण स्थान था। कुरान की आयतें यानी विषय वस्तु जो होता, मतलब कुरान में जो लिखा हुआ था भवन पर सीधी सौम्य भाषा के रूप में खुदी हुई थी। मतलब जो भी कुरान में लिखा हुआ था उसको भवन में क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। यह लिपि कूफी थी। तो इस तरह से ये सब चीज को आपको पकड़ना है कि ये जो लिपि लिखा गया, कैलीग्राफी किया गया, सुलेख किया गया, उस लिपि को क्या बोला गया, कूफी। यह लेखन भवनों के किसी भी भाग में जैसे कि दरवाजे, छत, चौखट, ताक आदि में पाया जाता था। तो इस तरह से कुरान का जो विषय वस्तु था उसको कहीं पे भी ये लोग लिख देते थे और वो जो लिपि कहलाता था कूफी। चाहे वो दरवाजे में लिख दे, चाहे छत में लिख दे, चाहे चौखट में लिख दे, चाहे ताक में लिख दे, इस तरह से कहीं पे भी ये जो है ना कुरान का विषय वस्तु उसको ये लोग लिख देता था। और विविध प्रकार के रूप जैसे कि पत्थर, गजकारी और चित्रकला में देखा जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहला जो था सुलेख। दूसरा यहाँ पे बोलता है ज्यामितीय आकार वाला। इन भवनों में ज्यामितीय आकारों का प्रयोग बड़े अमूर्त रूप से विभिन्न सम्मिश्रणों में किया गया। इनके डिजाइनों में दृष्टिगत तत्व है जैसे पुनरावृत्ति, एक नया रूपता, प्रचलित नमूनों की उत्पत्ति तक का समावेश है। डाल जोन्स आर्किटेक्चर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड ने यहाँ पे बताते हैं, ने सुझाव दिया कि वृत्त इस ज्यामितीय कला की उत्पत्ति का मूल है। मतलब वृत्त का यहाँ पे काफी ज्यादा क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था, जिसे वर्गाकार, त्रिकोण तथा बहुकोण के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसको बढ़ा घटाकर पुनरावृत्ति, एक रूपता के द्वारा और आगे विस्तृत किया जा सकता है। तो इस तरह से ज्यामितीय का यहाँ पे ये लोग क्या करेगा, प्रयोग करेगा। लास्ट में है यहाँ पे पत्तन कला। पत्तन कला के बारे में दिया गया है कि सजावट का प्रमुख तरीका अरबेसक था, जो कि सल्तनत कालीन भवनों के प्रमुख रूप में प्रयुक्त हुआ। इसको अनवरत तने के रूप में देखा जाता था। मतलब ये जो तना है वो हमेशा निकलते जाता था और उसमें पत्तियां रहती थी जो बराबर विभाजित होते रहते थे और जिससे अनेक दूसरी पत्ती वाले तने जो है विकसित होते। तो जैसे होता है ना कि एक तना यहाँ पे निकला, यहाँ पे पत्ती निकलते जाएगा, फिर यहाँ से एक तना और निकलेगा, यहाँ पत्ती बनाया जाएगा। तो इस तरह से अनवरत एक तना से दूसरा तना निकल रहा है और इसमें पत्तियां जो है बनाई जाती थी। और इस तरह से यहाँ पे जो है आपका भवन को ये लोग जो है इसके माध्यम से भी सजाने का प्रयास करते थे। इस नमूने की पुनरावृत्ति त्रिआयामी प्रभाव के साथ एक सुंदर संतुलित नमूने को जन्म देती थी, यानी 3D स्ट्रक्चर जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस तरह से ये जो भवन का सुंदरता है वो काफी यहाँ पे क्या हो जाता था, बढ़ जाता था।
अब चलिए इसको देखने के बाद यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि तुर्कों के द्वारा जो नया स्थापत्य यहाँ पे क्या किया गया, स्थापित किया गया, उसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे कि कौन कौन सा भवन देखने को मिलता है। सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बोलता है तराइन के युद्ध के सफलता के बाद इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पहले यहाँ पर जैन मंदिर था जो कालांतर में विष्णु मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया और यह भारत में निर्मित पहली मस्जिद है। तो बस इतना याद रखना है कि कुव्वत उल मस्जिद जो है मस्जिद जो है इस्लाम मस्जिद जो है वो भारत की पहले मस्जिद है। कौन बनाया था? तो तराइन के युद्ध के बाद यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। कहाँ बनाया था? दिल्ली में बनाया था। पहले क्या था? जैन मंदिर, फिर क्या बना? विष्णु मंदिर, और लास्टली ये किस रूप में देखने को मिलता है? तो मस्जिद के रूप में देखने को मिलता है। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया था? अजमेर में निर्मित ये दूसरी मस्जिद है। और इसके पहले यहाँ पे एक मठ था और ये मठ जो है सबसे बाद में संस्कृत विद्यालय का रूप लिया जो कि परिवर्तित हो गया। और इस मस्जिद की दीवारें बिसल देव द्वारा रचित हरिकेली नाटक से कुछ अंश से उद्गृहित है, यानी वहां पे उल्लेख वहां पे किया गया। तो इसको भी मस्जिद के रूप में क्या कर दिया गया। कहीं कहीं सरस्वती मंदिर जो है हम बताए थे सरस्वती मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग कुछ कुछ लिखा हुआ मिलता है। कुतुब मीनार के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, यह दिल्ली के 12 मील दूर जो है मेहरौली है जहां चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ मिलता है, वहां पे है। 1206 में ऐबक ने इसकी एक मंजिल का निर्माण करवाया। इसका निर्माण जो है दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया। तो इस तरह से किसके द्वारा ये शुरुआत किया गया, किसकी स्मृति मनाया गया। और लास्टली आपको पता है इल्तुतमिश इस निर्माण कार्य को क्या करेगा, पूरा करवाएगा। प्रारंभ में इसमें कुल 4 मंजिलें थी, परंतु फिरोज शाह तुगलक के समय में इसकी 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। तब उसने केवल इसकी मरम्मत नहीं करवाई बल्कि 5वीं मंजिल का भी ये क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। तो इस तरह से यहाँ पे आपका इसमें किस चीज का प्रयोग हुआ, मतलब 4 मंजिल तो पहले से था, फिरोज शाह तुगलक जो है 4था मंजिल जो क्षतिग्रस्त हुआ उसको बनाया और 5वां मंजिल भी बनवा दिया। फिर यहाँ पे बोलता है फिरोज शाह तुगलक के काल में इसमें संगमरमर का क्या किया गया, संगमरमर लगवाया गया। तो इस तरह से ये चीज हो गया। अब है नासरुद्दीन का मकबरा। ये है ना भारत में पहले अपने आप का पहला एक अपने तरह का पहला मकबरा था जिसको सुल्तानगढ़ी के नाम से जानते थे। नासरुद्दीन इल्तुतमिश का पुत्र था। यह भारत में निर्मित पहला मकबरा। यही सब चीज को आपको देखना है। इसी के कारण इल्तुतमिश ने इसी के कारण इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का क्या कहा जाता है, जन्मदाता। मतलब भारत में मकबरा बनाने वाला पहला जो राजा हुआ, सुल्तान हुआ, कौन था? इल्तुतमिश। इसने पहली बार संगमरमर का प्रयोग किया गया। इसी समय पहली बार मेहराब का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तो संगमरमर का भी प्रयोग यहाँ पे पहली बार किया गया और मेहराब जो था उसका भी प्रयोग किया गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अंतरकिन का दरवाजा। इस दरवाजा का निर्माण इल्तुतमिश ने नागौर, जो कि हमको लग रहा है राजस्थान में होगा, वहां पे किया गया। मोहम्मद तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। अकबर ने इसी से प्रेरणा लेके बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाएगा। फिर एक श्रीनगर करके मिलता है। दिल्ली के सिरी नामक गांव में अलाउद्दीन खिलजी ने इस नगर का निर्माण करवाया। इस नगर के अंतर्गत ही 1000 सितून या 1000 स्तंभों वाला महल जो है आपको देखने को मिलता है। एक अलाई दरवाजा है। यह दरवाजा कुतुब मीनार के साथ एक प्रवेश द्वार है। कुतुब मीनार जब आप प्रवेश कीजिएगा तो वहां पे बोलता है वहीं के आसपास या उसी के पास अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया। इस अलाई दरवाजे में बोला जाता है किस चीज का प्रयोग किया गया था, तो लाल पत्थर का, यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर होगा, और संगमरमर का यहाँ पे प्रयोग किया गया। सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। इसके दरवाजे के ऊपर एक गुंबद का भी निर्माण हुआ, जो कि आप थंबनेल में देखे होंगे। अगर यहाँ तक वीडियो में आप बने हुए तो थंबनेल देखे होंगे, तो वहां पे जो हम डाले हैं वो अलाई दरवाजा का ही फोटो डाले हुए हैं। तो जिसका निर्माण पहली बार सही वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया। मार्शल के अनुसार अलाई दरवाजा इस्लामिक स्थापत्य कला के खजाने का सुंदर हीरा है। तो इस तरह से मार्शल का ये स्टेटमेंट है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उर्दू भाषा के विकास के बारे में जानेंगे और हिंदू भाषा के डेवलपमेंट है उसके बारे में भी जानेंगे। और इस तरह से हम लोगों का जो 6ठा टॉपिक होगा वो समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।